अटेम्प्ट्स मेड इन इंडिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। वैदिक समय से ही इंडिया जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली रहा है। जो भी हमारे यहाँ एलिमेंट्स हैं नेचर के, उनको हमने एक तरह से भगवान का दर्जा दिया है। और ये आज से नहीं, वैदिक समय से होता आ रहा है। इवन आज भी जो वैदिक ट्रेडिशन है उसे आज भी प्रैक्टिस किया जाता है और बहुत ही पॉपुलर माना जाता है इंडियन सोसाइटी। हमारे इंडिया में जो एनवायरनमेंट है उसका कहीं ना कहीं जो एक मेंटेनेंस है वो रिलीजियस बिलीव्स के साथ जोड़कर करा जाता है, यानी कि जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनसे जोड़ा जाता है, तभी जाके एक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। जैसे रिवर जो है उसे मदर का दर्जा दिया गया है इंडियन कल्चर में। सेम उसी तरह से जो पेड़ पौधे हैं जिसमें बैनियन ट्री है, पीपल ट्री है, अशोका है, बेसिल यानी आपका तुलसी है, ये बहुत ही प्योर और सेक्रेड यानी होली माने जाते हैं, क्योंकि इनको हम एक धार्मिक उससे देखें तो हम भगवान का दर्जा देते हैं। तो जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसमें जो एक सद्भावना है नेचर के प्रति या जागरूकता है समाज स्वस्थ हो उसके प्रति, उसको जो है एक्सप्रेस करने का जो है ये हमारा एक तरीका है। अब हम ये बात जानते हैं कि जो एनवायरनमेंट है और जो ह्यूमन लाइफ है ये एक दूसरे से काफी क्लोजली रिलेटेड हैं। ह्यूमन लाइफ हेल्दी रहे, पीसफुल रहे, प्रॉस्परस यानी संपन्न रहे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन रखा जाए। पर पिछले कुछ दशकों से क्या हो रहा है कि जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, चाहे वो वाटर, एयर, नॉइज या लैंड किसी का भी हो, ये बहुत सीरियस फॉर्म लेता जा रहा है इंडिया के अंदर। सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के सामने यही है कि कैसे डेवलपमेंट किया जाए या एक हेल्दी इक्विलिब्रियम को, बैलेंस को बनाकर एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच में कैसे इसको मेंटेन किया जाए। तो इस डायरेक्शन में कई सारी कोशिशें की जा रही हैं। इंडिपेंडेंस को मिलने के बाद कोशिशें करी गई कि एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाए, उसका बैलेंस जो है वो इंडिया में बनाया जाए। आर्टिकल 48A जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, उसमें प्रोविजन यानी प्रावधान किया गया है कि मेंटेनेंस जो है एनवायरनमेंट की करी जाए और उसमें जो है सुधार किए जाए। इसी तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है कंट्री की, उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। जो आर्टिकल 51A है जी और कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको में बताया गया है कि ये जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीजन की कि वो प्रोटेक्ट करे, इम्प्रूव करे जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, और हर एक जो लिविंग क्रीचर है उसके प्रति आपका थोड़ा सा एक अफेक्शन होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। बहुत सीरियस एफर्ट्स किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि ये जो सीरियस प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट की उसको सॉल्व किया जा सके, इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस को रिस्टोर किया जा सके। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव भी लिए हैं इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के, पॉलिसीज, लॉज या प्रोग्राम्स बना के इस जो कॉन्सेप्ट है इससे संबंधित। एक सेपरेट मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की वो भी जो है स्टार्ट की गई है इंडिया के अंदर। कुछ लॉज बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो कि रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के लिए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये बेसिकली है प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी फ्रेम करी थी 1988 में। गुजरात गवर्नमेंट जो है उसने स्टार्ट किया है क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ताकि मेंटेन किया जा सके एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट को और फेस करे जा सके जो भी चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के। अब कहने को इतनी सारी लॉज बनाई गई हैं प्रोटेक्शन के लिए एनवायरनमेंट के इंडिया के अंदर, लेकिन तब भी जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही। अगर जो लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम है एनवायरनमेंट के, उन्हें सही तरीके से लागू नहीं करेंगे या जब एफर्ट जो है वो इस तरीके से किए जा रहे हैं कि वो पॉलिसी मैटर्स को या जो डिसीजन रिलेटिंग हैं एनवायरनमेंट से संबंधित गवर्नमेंट के, उनको कर तो रही हैं पर अपने खुद के एक स्वार्थ को सोच के, तब ऐसे में पब्लिक की जो ओपिनियन है वो एक हो जाती है कि भाई मेंटेनेंस करनी है एनवायरनमेंट की, और गवर्नमेंट को जो है मजबूर होना पड़ता है कि फिर वो इफेक्टिव स्टेप्स उठाए, मेंटेनेंस करे एनवायरनमेंट की और न्याय दे जो उसके विक्टिम्स हैं। अगर गवर्नमेंट जो है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं करती है तो फिर ऐसे में मास मूवमेंट आगे आ जाता है। लोगों की जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, हैबिटेशन है, ये सब नेचर से जुड़ी हुई है। इसलिए
जब आप प्रोटेक्शन के बजाय एनवायरनमेंट को एक तरह से अपने स्वार्थ के लिए या जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं उसको आप नहीं अच्छे से करते हो, तो फिर क्या होता है, लोकल रेजिडेंट्स जो है इसका विरोध करते हैं। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये सब जो है एक मूवमेंट का फॉर्म लेकर फिर आपका इसका विरोध करती हैं। इंडिया में सारे के सारे मूवमेंट्स जो अभी तक हुए हैं एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, लैंड के, वाटर के, फॉरेस्ट के, वो सब जो है मुख्य केंद्र में रहे हैं। जब बजाय आप फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के डिफॉरेस्टेशन कर देते हो, तो लोकल लोग जो है फिर अब इस चीज को टॉलरेट नहीं करते और मूवमेंट्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं ताकि इन फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन किया जा सके। ट्रीज को गिरने से बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी जो है हिचकिचाता नहीं है कि अपनी खुद की जान लेनी पड़े, पर वो उसको बचाएगा। इसी तरह से जंगलों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे ऐसे मूवमेंट जो हैं इंडिया में हुए हैं जिसमें जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान तक दी है। ऐसा ही एक मूवमेंट था चिपको मूवमेंट। अब इसके बारे में जो है हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। चिपको मूवमेंट सबसे फेमस मूवमेंट है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। ये मूवमेंट हुआ था टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में उत्तरांचल स्टेट के 1970 में। एक डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि ट्रीज जो हैं वो जो भी नई रोड्स के कंस्ट्रक्शन में बाधा हो रही है उनको काट दिया जाए उस एरिया की। तो कॉन्ट्रैक्टर ने जो है पेड़ों को काटना शुरू कर दिया ताकि नई रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो सके। अब जो इतने हरे भरे पेड़ थे उसके कटने से जो वहां के लोकल लोग थे वो गुस्सा गए। जब लेबरर्स जो है कॉन्ट्रैक्टर के वहां गए पेड़ों को काटने के लिए इंटीरियर विलेज में रेणी और गढ़वाल में, तो वहां जो विमेन है वो प्रोटेस्ट में आगे आ गई। लेकिन जो लेबर थे उन्होंने क्या किया, पेड़ों को काटना नहीं छोड़ा। जो भी प्रोटेस्ट कर रही है वुमेन उनको छोड़ो, उन्होंने जो है उनका एक बार भी बात को ध्यान नहीं दिया कि वो लोग जो उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वुमेन ने क्या किया, वो पेड़ को हग करके एक तरह से खड़ी हो गई, गले में जैसे होता है गले मिलते हैं ऐसी पेड़ों के आगे अपनी बाहें डाल के उसमें और चिपक के खड़ी हो गई। अब विमेन ने चैलेंज किया कि अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले आपको हमें काटना हो। फाइनली जो एक्टिविटी थी ट्रीज को चॉप करने की वो ड्रॉप कर दी गई। तो एक तरह से जो आपने अपनी लाइफ के रिस्क को लेते हुए जो करेज दिखाया उसके कारण ही वुमेन जो है उन ट्रीज को बचा पाई। इसके बाद तो ये मूवमेंट जो है पूरे क्षेत्र में फैल गया और स्टेट्स में फैल गया। अब एनवायरमेंटलिस्ट थे जैसे सुंदरलाल बहुगुणा, चांदी प्रसाद, गौरा देवी, इन्होंने भी जो है लीडरशिप दिखाई इस मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो है एक इंस्पिरेशन था लोगों के लिए, इंडिया के, वर्ल्ड के लिए, ताकि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते। ये सोर्स बना इंस्पिरेशन का फ्यूचर एनवायरमेंटल मूवमेंट के लिए। फिर चिपको मूवमेंट के बाद एक अवेयरनेस स्टार्ट हो गई ताकि प्रोटेक्शन किया जाए एनवायरमेंट का आपस में लोगों के बीच, जैसे पूरे नेशन के अंदर। और वो काफी तेजी से होने लग गई, मूवमेंट होने लग गए कि एनवायरमेंट को बचाना है और स्टेट्स में भी, और चाहे भले ही वो दूसरे मुद्दों को हो। इस तरीके से सेव फॉरेस्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ झारखंड में, बिहार के अंदर 1980 में, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट मूवमेंट केरला में 1973 में, नवधान्य मूवमेंट हुआ 1982 में, नर्मदा बचाओ मूवमेंट हुआ 1985 में। ये सब जो है बहुत ही चीफ मूवमेंट्स माने जाते हैं। अब हम डिस्कस में मतलब डिटेल में डिस्कस करते हैं साइलेंट वैली मूवमेंट और नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो प्रोटेक्शन के लिए करे गए थे एनवायरमेंट के। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट क्या था? साइलेंट वैली एक फॉरेस्ट रीजन है जो कि सिचुएटेड है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, केरला के। यहाँ डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि कुंथीपुजा रिवर जो है उसके ऊपर एक डैम कंस्ट्रक्ट करना है। प्लानिंग थी कि अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के थ्रू, जो कि उस डैम पे किया जाए। लेकिन इसके कारण पॉसिबिलिटी थी कि एक बहुत बड़ा खतरा जो है फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट को खड़ा होता, जो वहां के रेयर मैंग्रोव्स है या इकोलॉजी जो है उस एरिया की, वो बिल्कुल पूरी तरह से खतरे में आ गई थी। तो कंस्ट्रक्शन जो डैम का हो रहा था इसका विरोध किया गया। पब्लिक अवेयरनेस जो है वो पूरे जैसे उसमें फैलाई गई ताकि एनवायरनमेंट का जो है प्रोटेक्शन किया जा सके। और इसको किया केरला शास्त्र साहित्य परिषद ने, जो केरला शास्त्र साहित्य परिषद थी उसने की। ये मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1973 में और फिर उसके बाद से इसने एक तरह से स्पीड ले ली। फिर मजबूरी में प्राइम मिनिस्टर को इस प्रोजेक्ट के ऊपर बैन लगाना पड़ा। जब ये प्रोजेक्ट हटा दिया गया
तो साइलेंट वैली को डिक्लेयर किया गया एक नेशनल पार्क के तौर पे 1984 में, ताकि वहां की वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता। नर्मदा बचाओ मूवमेंट, ये प्रोजेक्ट था कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक ह्यूज डैम नर्मदा रिवर। इसकी स्टार्टिंग भी हो गई थी। ये प्रोजेक्ट के लिए प्रोटेस्ट किया गया एनवायरमेंटलिस्ट द्वारा, जो कि बेसिकली ये जो डैम बनाए जाते हैं ये इसी पर्पज से होते हैं ताकि जनरेट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट किया जा सके, या जो पीने का पानी है वो अवेलेबल कराया जा सके लाखों लोगों की सरदार सरोवर डैम जो है उसके कारण। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या हुआ, इसको शुरुआत हुई 1985 में। तो जो लोकल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थी उसने भी इनको ज्वाइन कर लिया। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि जो लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा सरदार सरोवर डैम के कारण, उनको कहाँ बसाएंगे। इन्होंने जो मुद्दे थे रिहैबिलिटेशन के, जो लोग वहां से बेघर होंगे या जो डैमेज होगा लोकल एनवायरनमेंट को, या सबमर्ज लैंड जो लैंड पानी के अंदर चली जाएगी, वो मेन इन्होंने मुद्दे बनाए। और ये जो क्वेश्चन था डिस्प्लेस का, इसको सॉल्व किया गया गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। लाखों लोगों को पीने का पानी मिला नर्मदा से। जब नर्मदा का पानी इरिगेशन के लिए चाहिए था कुछ खास इलाकों में, तो वो जो पहुंचा पानी, उससे जो ड्राई एरिया था वो सिंचाई वाला हो गया। फाइनेंशियल पोजीशन जो फार्मर्स की थी वो भी काफी इंप्रूव हो गई। तो एक तरह से अगर एनवायरनमेंट का जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है या पॉल्यूशन को हटाना है, रोकना है, तो इंडिविजुअल तौर पे एफर्ट करने होंगे, खास तौर से एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिटीजन्स को, एक्टिविस्ट को, ग्रुप मीडियम्स को। और यही लोग जो है काफी इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव रोल इसमें प्ले भी कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के मेंटेनेंस के लिए, पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए जो जुडिशरी है उसकी भी काफी तारीफ करनी जरूरी है। जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है कि एक्टिविस्ट होने के कारण, मतलब एक बहुत ही अलर्ट होने के कारण एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट करी जा सकती। तो एंड में यही कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स थी एनवायरनमेंट की वो लोकल से ग्लोबल लेवल तक, इसके लिए इसका सॉल्यूशन भी जो है वो वर्ल्ड लेवल पे सोचना होगा और उसको लागू भी करना होगा। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा इन रेफरेंस में है वर्ल्ड। कोई भी रीजन हो, कोई भी नेशन हो या ग्रुप ऑफ नेशंस हो, वो उसका सॉल्यूशन नहीं ला सकते। उसके लिए नेशंस को खुद डिस्कस करना होगा ग्लोबल लेवल पे, अटेम्प्ट करनी होंगी कि हम इसके सॉल्यूशन ढूंढें। तो ये एक चीज समझ में आती है कि एनवायरमेंटल जो है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर काफी ज्यादा प्रभाव डालती है। जो एरा है ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सारे नेशंस अपनी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी समझें। हार्मफुल चेंजेस जो हैं वो एनवायरनमेंट में बहुत तेजी से हो रहे हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इन चीजों को हमें रोकना होगा और कोशिश करनी होगी कि एक सहमति बनाई जाए डिस्कशन के बाद, जो भी इसके लॉन्ग या शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस निकलते हैं उस पर। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट हो रहा है और बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा सारे नेशंस के अंदर। या एक तरह से कह सकते हो आप कि जो भी क्लाइमेट चेंज है उसका जो असर आएगा या चेंज होगा, उसका जो भी उसमें बदलाव होगा, उससे सारे नेशंस जो है वो प्रभावित होंगे। सारे नेशंस को बहुत जरूरी है कि वो एक कलेक्टिव एफर्ट करें ताकि इसको जो है कंट्रोल किया जा सके। कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं इसके कारण और होती रहेंगी इंटरनेशनल लेवल पे। हर नेशन को एक पॉलिसी अपनानी होगी जिसमें बहुत कम ऑल्टरेशंस किए जाए क्लाइमेट चेंज के लिए। मतलब ऐसी चीजें मत करो जिससे क्लाइमेट में ज्यादा फर्क आए। वो फैक्टर्स जो हैं जो कि हमारी अर्थ पर बायोलॉजी को एक तरह से सस्टेन कर रहे हैं, वो बहुत तेजी से घट रहे हैं। कोई भी एक नेशन सॉल्यूशन नहीं ला सकता और इसीलिए सॉल्यूशंस जो हैं हमें वर्ल्ड लेवल पर निकालने जरूरी है। तो ये था आपका चैप्टर एनवायरनमेंट एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आस्था एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।